हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में कल हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और पाषाण काल से एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हल किया था। तो आज हम इतिहास को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। यहाँ पे लिख लेता हूँ। कहीं कहीं भी आपको कैल्कोलिथिक एज भी सुनने को मिलेगा, पर वैसे इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो कैल्कोलिथिक एज होती है। तो जो ताम्र पाषाण काल है, यहाँ पे अब तांबे का यूज किया जाएगा। कल तक हमने पढ़ा था पत्थर का यूज किया जा रहा है। यूज कर लो, उपयोग कर लो, ज्यादा उचित होगा, उपयोग किया जा रहा है। इससे पहले पढ़ा था हमने पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में हमने देखा था कि पत्थर का यूज किया जा रहा है। इंसान जो है पत्थर के उपकरण बना रहा है, पत्थर के हथियार बना रहा है, पत्थर के घरों में रह रहा है, जैसे कि गुफाओं में रह रहा है, पत्थर के बर्तनों का यूज कर रहा है। मतलब हर प्रकार जो भी चीजें ज्यादातर यूज कर रहा है वो पत्थर की है। उसकी लास्ट में वृद्ध भांड वगैरह भी बनाता है, पर पत्थर का ज्यादा यूज हुआ उस काल में, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। अब इस ताम्र पाषाण काल के बाद में जो नेक्स्ट काल हम पढ़ेंगे, इससे आगे आने वाला, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा काल कह लीजिए, ये वाला होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पत्थर का यूज हो रहा है तो पाषाण काल हो गया। यहाँ पे तांबे का यूज किया जा रहा है और पत्थर का भी यूज किया जा रहा है उसी के साथ साथ, तो ताम्र पाषाण काल हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि तांबे के साथ एक और धातु ये लोग मिला देंगे। यही इंसान तो वही है, तांबे के साथ एक और धातु खोज लेगा और उसका यूज करना शुरू कर देगा, वो होगा टिन। तो टिन के साथ जब तांबा मिलाया जाएगा तो वो बन जाएगा ब्रोंज। ब्रोंज को कहा जाता है कांसा। तो कांसे के नाम पे यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता होगी उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो जब पत्थर का यूज हुआ तो पाषाण काल, पत्थर के साथ तांबे का यूज किया जा रहा है तो ताम्र पाषाण काल या फिर ताम्र काल कह लीजिए तांबे से, या कॉपर एज भी कह लीजिए इसे। और इसके आगे जब देखेंगे तांबे के साथ टिन को मिला के कांसा बना के कांसे का बढ़ चढ़ कर उपयोग किया जा रहा है, तो वो पूरी सभ्यता का नाम बदल जाएगा, उसी के नाम पे कांस्य युगीन सभ्यता कह देंगे। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। अब ये जो ताम्र पाषाण काल है इसे हड़प्पा पूर्वकालीन कहा जाता है। हड़प्पा पूर्वकालीन। अब पूर्वकालीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये है पाषाण काल। थोड़ा सा हम कलर को बदल लेते हैं, एक मिनट। ये रहा पाषाण काल और ये है जो समय, इसे कहते हैं, कह देंगे ताम्र पाषाण काल। फिर से कलर बदलेंगे हम, सवाल लेते हैं ग्रीन। और ये वाला जो समय होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अब देखिए, पहले पाषाण काल आया। पाषाण काल के बाद जो पाषाण काल की सभ्यता थी वो धीरे धीरे विकसित हुई और विकसित होने के बाद वो ताम्र पाषाण काल कहलाई। और वही ताम्र पाषाण काल की सभ्यता आगे धीरे धीरे जो होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो काल होगा, पूर्ववर्ती काल, जिनके जो पूर्व काल होगा, वो ताम्र पाषाण काल होगा। इसीलिए इसे हड़प्पा पूर्वकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब वो सभ्यता जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले विकसित हुई उसे कहा जाएगा हड़प्पा पूर्वकालीन सभ्यता, या फिर कह दीजिए ताम्र पाषाण काल। इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। और इसे हड़प्पा समकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। समकालीन का मतलब क्या होता है? पैरेलल जो चलेगा, इनके पैरेलल जो समय चलेगा वो समकालीन होगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब साथ साथ ही ये समय चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ कि पाषाण काल के लोग एक दिन में खत्म हो गए और तुरंत ही ताम्र पाषाण काल एक नई सभ्यता प्रकट हो गई। इस तरह से नहीं होता। अब ये होता क्या है कि जैसे कोई एक कल्चर है, उस कल्चर में धीरे धीरे जब अंतर आते हैं, मतलब चेंजेस आते जाते हैं, समय बदलाव आते हैं, तो वही जो एक पुराना कल्चर होता है एक नए कल्चर में तब्दील हो जाता है। तो पाषाण काल में हमने क्या देखा था कि इंसान जो है पत्थर का यूज कर रहा है, धीरे धीरे उसने
खोज की एक नए धातु की जिसे तांबा कहा गया, और तांबे का यूज भी पत्थर के साथ करने लगा, तो वही जो होगा ताम्रपाषाण काल का समय कहलाया। अब इसी के साथ साथ जो ये ताम्रपाषाण काल है, यही जो इंसान कुछ और मतलब अपने आप को विकसित करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में तब्दील होंगे या कोई और सभ्यता में हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये मेन जो इसे हड़प्पा समकालीन कहने का रीजन है वो क्या है, एक स्थल है यहाँ पे, वो है दैमाबाद। दैमाबाद जो स्थल है वो है महाराष्ट्र में। और जो दैमाबाद स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है, आगे हम पढ़ेंगे इससे आगे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल होगा, सदर्न मोस्ट जो साइट होगी वो होगी दैमाबाद। तो इस प्रकार से जो दैमाबाद स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी लिंक हो जाता है। और ये दैमाबाद की बात करें तो यहाँ पे तांबे का रथ मिला है, तांबे का रथ होगा। और इसी के साथ कुछ और भी उपकरण ऐसे मिले हैं जिससे सिद्ध होता है कि जो दैमाबाद है वो ताम्रपाषाण काल का स्थल भी था। तो दैमाबाद जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी था और ताम्रपाषाण काल के समय भी था, मतलब दोनों समय पैरेलल चल रहा है। अगर जो दैमाबाद है वो ये इतना, अगर इसे हम मान के चलें तो ये वाला जो पीरियड होगा ताम्रपाषाण काल का और ये वाला पीरियड होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये दोनों पीरियड जो है एकदम पैरेलल ही चल रहे हैं। दैमाबाद को अगर एग्जांपल ले लें, दैमाबाद जो है वो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती भी है और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की भी एक बस्ती है। तो ये एक पैरेलल चल रहा है, दोनों कालों में समांतर है, तो इसलिए इसी रीजन के कारण हड़प्पा समकालीन सभ्यता भी कह दिया जाता है ताम्रपाषाण काल की सभ्यता को। क्योंकि ये सभ्यता ऐसी है जिसे ये नहीं कहा जा सकता कि सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले थी, क्योंकि ये साथ साथ भी चल रही है। या फिर ये भी नहीं कह सकते कि पाषाण काल के तुरंत बाद आ गई, पाषाण काल के भी साथ साथ ये चलेगी कुछ समय बाद, क्योंकि यही ये संस्कृति है, जो ये वो कल्चर है, मतलब सॉरी ये वो टाइम है, इतना जो समय मान के चलिए जिसमें पाषाण काल जो समय होगा धीरे धीरे तब्दील होगा, वो ताम्रपाषाण काल में ही बदल जाएगा। आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। अब हम देख लेते हैं कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी ये किन किन स्थानों पे फली फूली थी या फिर विकसित हुई थी कह लीजिए, या फिर इसके साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहले ये मिले थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। एक मिनट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये जो साक्ष्य मिले हैं 2000 से लेकर 1400 BC के आसपास के मिले हैं। तो दक्षिण पूर्वी का मान लीजिए इस तरह समझ लीजिए, जैसे ये होगा नॉर्थ साइड, ये होगी साउथ साइड, ये होगी वेस्ट और ये का ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व, तो दक्षिण साउथ और ईस्ट इस रीजन में इस प्रकार से होगा ये। और दूसरा जो साक्ष्य मिला है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो साक्ष्य मिला है 2000 से लेकर 1800 BC का है। ये जो साक्ष्य है प्राचीनतम है। ताम्रपाषाण कालीन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से देखने को मिलेगा। तीसरा स्थल है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये 1400 से लेकर 700 BC के आसपास के समय के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड दिया गया है ये मैटर नहीं करता, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसे बस समझने के लिए देखते चलना कि ये जो सभ्यता है 2000 से लेकर 1800 BC के आसपास की मानी जाएगी या फिर 1400 BC के आसपास। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो संस्कृति है ये आहार संस्कृति या फिर बनास संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। आहार, ये कहीं कहीं पे आहार भी देखने को मिलेगा, आहार। तो नाम में मत जाइएगा, कंफ्यूज मत हो जा होना, मतलब कहीं रा के साथ या कहीं रा के साथ भी देखने को मिलेगा। तो अब इसे आहार संस्कृति क्यों कहा जाता है? ये जो संस्कृति थी, जो आहार या आहार क्षेत्र में विकसित हुई थी, तो इस रीजन के नाम पे इसका नाम आहार संस्कृति रख दिया गया है। बनास की बात करें तो बनास जो है एक रिवर है, नदी है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। तो इस नदी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। नदियों के नाम पे संस्कृतियों का नामकरण किया जाता है, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखो सिंधु जो है एक नदी है, नदी के किनारे सभ्यता बसी है।
तो उसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आगे भी कि जो नदियां होंगी वो संस्कृति पर काफी असर डालती हैं, तो उन नदियों के नाम पर ही संस्कृतियों का नाम रखा जाता है। अब हम स्थलों की बात कर लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे। तो एक स्थल था आहार, कहीं कहीं आहार देखने को भी मिलेगा। दूसरा था गिलुंद, गिलुंद है, और एक और है बालाथल। ये मैप में फिल करने को जैसे आ गए तो वहां पे ध्यान दीजिएगा। मैप जैसे इंडिया का ड्रॉ करने के बाद राजस्थान ड्रॉ करना, और राजस्थान का साउथ और ईस्ट जो होगा पार्ट होगा, दक्षिण पूर्वी पार्ट होगा, वहां पे इसे मैपिंग कर सकते हैं आप आहार, गिलुंद और बालाथल को। पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा संस्कृति या फिर कायथा संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। मालवा और कायथा दो अलग अलग क्षेत्र थे जहाँ पे संस्कृति विकसित हुई थी, या फिर जहाँ से इसके साक्ष्य मिले थे, तो उसी के नाम पे इसे मालवा संस्कृति या फिर कायथा संस्कृति का नाम दे दिया गया है। अब देख लेते हैं स्थल कौन कौन से थे। कायथा की बात करते हैं सबसे पहले। तो कायथा में जो स्थल था एरण था, त्रिपुरी था, और था उज्जैनी। और मालवा रीजन में क्षेत्रों की बात करें तो एक तो मालवा ही था, और था नागदा, और था नौदा टोली। अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में है में इसे जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो जोरवे रीजन में ये जो संस्कृति थी इसके साक्ष्य ज्यादातर देखने को मिले हैं, तो इसके जोरवे क्षेत्र के नाम पर इसे जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो साक्ष्य मिले हैं वो एक तो मिले हैं अहमदनगर में, अहमदनगर। तो अहमदनगर में जहाँ जहाँ मिले हैं एक तो जोरवे है, जोरवे के नाम पर इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। एक दामाबाद है, दामाबाद के बारे में हमने पढ़ा था। दामाबाद जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का पार्ट तो है ही है, साथ साथ ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक भाग रहेगा। आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ से तांबे का रथ मिला था। और है नेवासा। इन शहरों के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर तक। और एक और जो साक्ष्य मिले हैं वो धुले से मिले हैं। धुले से जो जगह है प्रकाश है, यहाँ से मिले हैं। पुणे से भी मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। पुणे में जो स्थल है इनाम गांव, इनाम गांव से। नासिक से मिले हैं, और है चंदौली। तो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो है कुछ स्थल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी ये मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसके बारे में जाने रहिएगा। इससे आगे जो संस्कृति आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, वो होगी नगरीय सभ्यता, नगरीय संस्कृति होगी, और ये है ग्रामीण संस्कृति। और यहाँ पे जो लोग होंगे वो मुख्यतः समुदाय में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे 3-4 परिवार हुए तो वो एक ग्रुप में या फिर एक समुदाय में एक जगह पे रहते हैं। इस प्रकार से लोग रहा करते थे। अब इसे मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है भारत का मैप। ये रहा गुजरात का हिस्सा। गुजरात के उत्तर साइड में है राजस्थान। राजस्थान जो बाउंड्री टच करता है पंजाब की और हरियाणा की यहाँ पे। तो राजस्थान का जो दक्षिणी और ये पश्चिमी हिस्सा है, और सॉरी पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी नहीं कहेंगे, दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पे ये संस्कृति विकसित हुई थी। तो यहाँ पे जो स्थल थे उन स्थलों को एक बार हम देख लेते हैं। तो अभी हमने जो स्थल पढ़े थे, एक था एरण, सॉरी एरण नहीं था, आहार,
गिलुंद और था बालाथल। और इसके बाद हमने देखा था जो ये संस्कृति का जो अगला हिस्सा था वो था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो ये रहा मध्य प्रदेश का हिस्सा, और मध्य प्रदेश की ये पश्चिमी भाग में होगी जो ये संस्कृति थी यहाँ पे विकसित हुई थी। मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो गया और ये पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्से में ये संस्कृति विकसित हुई थी या देखने को मिली थी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये स्थल जो था कायथा था और था मालवा। कायथा और मालवा रीजन में हमें ये संस्कृति देखने को मिली थी। और कायथा और मालवा के जो स्थल हैं वो हमने देख लिए हैं। कायथा और मालवा में एरन, त्रिपुरी, उज्जैनी, मालवा में मालवा, नागदा और नौदाटोली ये स्थल थे इसके। तीसरा जो हमारा स्थल था, ये स्टेट थी, वो थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास ये ज़्यादातर देखने को मिले हैं स्थल, और इनमें था अहमदनगर, धुले और पुणे। अब इन शहरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला शहर है अहाड़ या अहाड़। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि इसे ताम्बवती के नाम से जाना जाता है। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछता है ताम्बवती के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है या कौन सा नगर ताम्बवती के नाम से जाना जाता था। तो है अहाड़ या फिर आहार। ताम्बवती का मतलब होता है तांबे का, तांबे का नगर कह लीजिए इसे, तांबे की नगरी, ये तांबे का शहर कह लीजिए, तांबे की नगरी, ये सही होगा। और यहाँ पे तांबे के उपकरण, तांबे का काफी ज्यादा यहाँ पे उपयोग किया जाता था या उत्खनन कह लीजिए किया जाता रहा होगा। तो तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के जो होंगे औजार होंगे, ये सब चीजें यहाँ से मिले हैं। यहाँ के लोग पत्थरों के घरों में रहा करते थे। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्थरों के घरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं, तो अहाड़ से मिले हैं। ये स्थल कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये है राजस्थान, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। आगे चलते हैं मालवा। मालवा जो था मध्य प्रदेश का भाग था। मालवा से मृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग बैल की पूजा किया करते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं मालवा से। मालवा से और क्या मिला है, उत्कृष्टतम मृदभांड मिले हैं। सबसे जो उच्च कोटि के मृदभांड थे। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, टेराकोटा पॉट्स, मृदभांड। ठीक है, जो उच्च कोटि के, जो अच्छी क्वालिटी के जो बर्तन थे मिट्टी के, वो कहाँ से मिले हैं पूछेगा तो वो मालवा उसका आंसर आएगा। मालवा कहाँ पे है, मालवा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे राजस्थान, ये है गुजरात, ये है यूपी, और इसके पास यहाँ पे है एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से क्या मिला है, ये वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं मालवा से। उत्कृष्टतम मृदभांड मिले हैं यहाँ से। सबसे अच्छी किस्म के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, मालवा से। यहाँ पे चरखा तकली के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब ये लोग सूत वगैरह काटते थे, जिससे एक संकेत मिलता है कि ये लोग कपड़े वगैरह के बारे में जानकारी इनको रही होगी। और अगला स्थल है नौदाटोली। नौदाटोली जो है ये भी मालवा का ही भाग था। यहाँ पे ये ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती कौन सी है, तो नौदाटोली आएगा। नौदाटोली कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में आएगा। यहाँ पे अनाजों के सर्वाधिक ढेर मिले हैं। अब जो नौदाटोली है ग्रामीण बस्ती है। ग्राम में क्या होता है कि लोग खेती कृषि ज्यादा किया करते हैं, तो कृषि के सर्वाधिक जो अनाजों के ढेर मिले हैं वो मिले हैं नौदाटोली से। आगे आएगा दामाबाद। ये महाराष्ट्र का स्थल है दामाबाद। दामाबाद जो है ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ही है, साथ में ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल है। यहाँ से मिले हैं, तांबे का रथ मिला है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। अभी हमने पीछे एक और वर्ड पढ़ा, इसे देख लीजिए। ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती, ये नौदाटोली है। और यहाँ पे जो दामाबाद के बारे में पढ़ रही है, सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती। अगर पूछे सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती तो उसका आंसर आएगा दामाबाद।
पर अगर ग्रामीण शब्द लगा दे तो उसका आंसर आएगा नौदा टोली। अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो इसे इस प्रकार दूर कर लीजिए कि जो नौदा टोली है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, ये यूपी हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया। तो ये सब जो राज्य हैं ज्यादातर ग्रामीण स्थल है, इसे एक बार इस तरह समझ लीजिए कि ये जो स्थल हैं ग्रामीण स्थल हैं। और यहाँ पे जो दैमाबाद है ये कहाँ पे है, इसे हमने पढ़ा था अभी, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ये सब जो स्थल है क्या है, शहरी स्थल है या फिर नगरीय स्थल मान लीजिए इसे। तो नगरीय स्थल है, तो अगर पूछेगा सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल कौन सा है तो यहाँ पे देख लेना जो दैमाबाद आएगा अगर ऑप्शन में। तो दैमाबाद क्या है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के जितने स्थल है क्या है, शहरी है भाई। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा डेवलप है, ग्रामीण है ही नहीं। तो ग्रामीण वर्ड यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट कर हो जाएगा। तो ग्रामीण शब्द कहाँ से आएगा, यूपी एमपी के पास है, यूपी कोई भाग मिला ही नहीं है जहाँ से ये पाषाण क्या है, ताम्रपाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हों। तो ज्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं ज्यादातर। तो ग्रामीण सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती होगी नौदा टोली, तो सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती होगी दैमाबाद। निवासक बारे में जान लेते हैं। निवासक से कपास और पटसन के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ के लोग जो थे वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे, इन लोगों को कपड़ा बनाना आता था। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में ही है। तो इनाम गांव में जो ये है किलेबंद खाई जिसे घिरा हुआ पहाड़ था, यहाँ पे माता देवी की प्रतिमा मिली है। पूजा पाठ यानी ये लोग किया करते थे। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है। इससे पहले हमने पढ़ा था मालवा से वृषभ पूजा के भी साक्ष्य मिले थे। और इनाम गांव में एक और चीज है, वर्ग विभाजन या असमानता के साक्ष्य देखने को मिले हैं। असमानता के साक्ष्य इस प्रकार से देखने को मिले हैं कि यहाँ से मिली हैं कब्रें मिली हैं कुछ प्रकार की। सपोज कीजिए 2 कब्रें मिली हैं, तो एक प्रकार की कब्रें कुछ कब्रें इस प्रकार से मिली हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ तांबे के बर्तन या कुछ पत्थर की कुछ चीजें रखी हुई मिली हैं। जो डेड बॉडी है उसी के साथ कुछ तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं। और कुछ जो है कब्रें इस प्रकार हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ या भी रखा भी हुआ है तो मिट्टी की कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो इन सब चीजों से ये एक संकेत लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे वर्ग विभाजन जैसी कोई चीज रही होगी या फिर यहाँ पे जो समाज था उसमें कुछ न कुछ प्रकार की असमानता रहेगी। अब ये जरूरी नहीं जो असमानता है वो आर्थिक स्तर पर ही रही होगी, ये आर्थिक स्तर पर भी हो सकती है या फिर कुछ धार्मिक स्तर पर भी हो सकती है, कुछ धार्मिक विश्वास रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार से लगाया जाता है, जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो इंसान है, सपोज कीजिए कि कुछ अमीर रहा होगा, समृद्ध परिवार रहा होगा, इनके पास कुछ साधन अवेलेबल रहे होंगे, तो इन्होंने क्या हुआ यहाँ पे तांबे के उपकरण रख दिए। ये जो होगा उतना समृद्ध परिवार नहीं रहा होगा तो इन्होंने यहाँ पे मिट्टी के रखे या फिर कुछ नहीं रखा। ये हो गया धार्मिक स्तर पर असमानता का अनुमान लगाया जा सकता है, आर्थिक स्तर पर। अगर धार्मिक स्तर पर देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो परिवार रहा होगा इनके पास काफी मतलब पैसा, ये वाला जो परिवार है बी से मान लीजिए कि बी वाले परिवार के पास तो पैसा काफी ज्यादा रहा होगा, पर इनकी धार्मिक मान्यता रही होगी कुछ प्रकार की जिसके अनुसार इन्होंने कुछ ना रखा हुआ। इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं अंदाजा। तो यहाँ पे आगे चले तो देखेंगे कि नगरीकरण के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये जो पूरी सभ्यता है ताम्रपाषाण कालीन, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पे ग्रामीण समुदायों में लोग रह रहे हैं। पर यहाँ पे इनाम गांव एक ऐसा स्थल है जहाँ पे नगरीकरण के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। इसे भी अगर कंफ्यूजन हो तो इसे भी इस प्रकार से समझ लेना कि जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की साइट है, तो यहाँ पर जो शहरीकरण का साक्ष्य इसी एक साइट में मिलेगा। तो यहाँ से जो होगा राजस्थान और एमपी वाली सभी साइट्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी और जो साइट्स बाकी बचेंगी दैमाबाद, नेवासा और इनाम गांव, ये सब होंगी महाराष्ट्र की साइट्स। तो महाराष्ट्र में है इनाम गांव, तो इनाम गांव से नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। अब इन लोगों की कुछ धार्मिक मान्यताएं इसके बारे में जान लेते हैं। ये लोग माता देवी की पूजा किया करते थे, माता देवी की पूजा किया करते थे। इसके साक्ष्य जो मिले हैं इनाम गांव से मिले, अभी हमने पढ़ा था। इनाम गांव से माता देवी की प्रतिमा मिली है, मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग माता देवी की पूजा किया करते थे। वृषभ पूजा, सांड यानी बैल या फिर बैल की ये लोग पूजा किया करते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं मालवा से।
मालवा MP में है, इनाम गांव है महाराष्ट्र में। अब शवाधान की बात कर लेते हैं कि ये लोग शवाधान किस प्रकार से किया करते थे। तो ये शवाधान में मृतक का जो शरीर होता था उसे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफन किया जाता था। नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इस प्रकार से उत्तर दक्षिण दिशा में ये लोग रखकर दफन किया करते थे। और कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिला है कि जो मृतक शरीर होता था उसी के साथ साथ कुछ ये दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी रखा करते थे। शायद इनकी कुछ मान्यता रही होगी कि ये जो उपकरण होंगे शायद इससे अगले जन्म में काम आएंगे, या फिर मरने के बाद वो किसी प्रकार से यूज कर सकेगा, इस प्रकार से मान्यता रही होगी। शवाधान की बात करें तो कब्र में कुछ ना कुछ वस्तु ये भी रखी जाती थी। ठीक है, इसे हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ा। और ये पॉइंट भी आएगा कि दक्षिण भारत में जो पूर्व पश्चिम दिशा में रख के दफनाया जाता था, ये जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाया जाता था। पर अगर दक्षिण भारत की बात करें, कहीं कहीं ये साक्ष्य मिले हैं, तो दक्षिण भारत में जो था वो पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से पूर्व और पश्चिम इन दो दिशाओं में रखकर दफन किया जाता था मृतक शरीर को। तो इसे भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगी तो ये उत्तर भारत में उत्तर दक्षिण, उसे उत्तर, ये उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। दक्षिण भारत में जो होगा पूर्व पश्चिम, उसे उल्ट कर दीजिएगा। उल्ट मतलब कि उत्तर दक्षिण आएगा नहीं, पूर्व पश्चिम जो बाकी दिशाएं होंगी उससे मान लीजिएगा। अब फसलों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये लोग किन प्रकार की फसलों को जानते थे। तो ये लोग गेहूं, चावल, बाजरा, इन सभी फसलों के बारे में जानकारी थी। दलहन की बात करें तो ये लोग मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, इन सब फसलों के बारे में, दलहन जो दाल हो गई, उन फसलों के बारे में भी जानकारी इन लोगों को अच्छी प्रकार से थी। और ये लोग कपास और पटसन के बारे में भी जानते थे। कपास और पटसन के साक्ष्य हमने पढ़ा था भी, जो है वो मिले थे नेवासा से। नेवासा से कपास और पटसन के साक्ष्य मिले थे। तो और यहाँ पे ये गेहूं और चावल, ये जो था, ये इसके ढेर भी मिले थे। वो स्थल था नौदा टोली, इसे भी याद कीजिएगा। नौदा टोली से अनाजों के ढेर मिले थे। और कपास और पटसन के साक्ष्य मिले थे नेवासा से। तो इस प्रकार से हमने ताम्रपाषाण काल को आज पढ़ लिया है। ताम्रपाषाण काल को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कल वाली वीडियो होगी उसमें हम इसके रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर एग्जाम में आते हैं उससे हम लाएंगे और उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रश्न उत्तर को नहीं लगाएंगे तब तक इस थ्योरी पार्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। प्रश्न उत्तर से ही, या प्रश्न जो हल करेंगे उसी से ही अच्छी समझ जो होती है डेवलप होती है, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के लायक बन पाते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और यदि मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं @examspecific, इसका URL है, और अशोक यादव मेरा प्रोफाइल नेम है। फेसबुक पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।